गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लानिंग एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, अपनी डेली लाइव क्लासेस अपने दूसरे यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन पर भी होती है, तो आप वहां भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। आज की क्लास है दोस्तों डीसी मोटर की। दोस्तों कौन सी है? थर्ड क्लास है। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड क्लास है। तो 1 और 2 हो चुकी है। जिस भी भाई ने नहीं देखा है जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन से। स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 21। देखिए दोस्तों, 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट है। तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा? ए 40 एम्पियर, बी 60 एम्पियर, सी 20 एम्पियर और डी 10 एम्पियर। तो जैसा कि हम आर्मेचर का करंट निकालना है दोस्तों, आर्मेचर का करंट कैसे निकालते हैं? आई ए यानी आर्मेचर का करंट इक्वल मेन वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ इक्वल में होता है दोस्तों आर ए यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ये वाला हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। वी यानी 240 और सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, और ई बी यानी 220। तो लास्ट में बचता है दोस्तों 20, क्योंकि 240 में से 220 तो 20 बच गए। 0.5 आपका प्रतिरोध है, तो 0.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहां पड़ जाएगा 0। तो 200/5 हो गए। 5 से जब इसको काटते हैं तो लगभग 240 बार कट जाता है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का, शानदार। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 एम्पियर। बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 की ओर। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होती है? आप कोई मोटर लेके आते हैं और मोटर के ऊपर दोस्तों एक नेम प्लेट होती है। उस नेम प्लेट पर कुछ लिखा होता है कि ये कितने एचपी है, कितने वाटेज की, कितने फ्रीक्वेंसी के, सारा सब कुछ लिखा होता है। तो उस पर आपकी कौन सी शक्ति लिखी रहेगी? क्या लिखा रहेगा? क्या ए शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति लिखी रहेगी, या बी मोटर द्वारा ली गई शक्ति, या सी मोटर के द्वारा दी गई शक्ति, या दोस्तों कुल शक्ति लिखी रहती है? ठीक है, तो क्या अंकित होता है नेम प्लेट पर? बिल्कुल बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, हम जब भी कोई मोटर लेके आते हैं तो उसकी जो शाफ्ट होती है, दोस्तों उस पर जो शक्ति हमें मिलने वाली होती है वो होती है उस पे अंकित। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपकी ये मोटर है और इसमें एक शाफ्ट होती है, निकलती रहती है छोटी सी बाहर शाफ्ट, तो इस पर जो आपको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, मोटर का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो हमें मिलेगी वो लिखी रहती है दोस्तों उसकी शाफ्ट पे, जो हमें प्राप्त होगी वही उसकी नेम प्लेट पर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। डीसी मशीन की घूर्णन गति ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए ए बी सी डी में से, और मैं जो मेन फॉर्मूला है उसको आपको बताना चाहूंगा। देखिए हम जो मेजर फॉर्मूला जो सबसे बड़ा हमें याद होगा वही फॉर्मूला सबसे आगे फाइनल होने वाला है। इसी से सारी चीजों का हमें पता चल जाएगा। तो ई बी यानी बैक ईएमएफ इक्वल होता है दोस्तों 5 ZN P अपॉन दोस्तों 60A होता है। ये होता है बिल्कुल। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि हमें इस एन को रखना है, बाकी सबका आपको इसको साइड में रख देना है। ठीक है, क्योंकि ज्ञात करनी है हमें, घूर्णन गति ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझ गए होंगे, तो दोस्तों फाइनली क्या हो जाएगा? ई बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बैक ईएमएफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों अपना 60A। ठीक है दोस्तों, 60A हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला था, अपॉन में दोस्तों इधर अपना एन रह जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, एन उधर चले गया तो पी इधर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये चीजें बचती हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा। अब इसके आगे और देखते हैं। देखिए आप रनिंग मोटर का पोल चेंज कर सकते हैं? एक बार मोटर बनने के बाद पोल चेंज नहीं हो सकते, तो आप इसको कांस्टेंट रहती है, इसको हटा सकते हैं। चालकों की संख्या भी एक तरीके की कांस्टेंट रहती है, इसको हम रनिंग मोटर या फिर एक बार मोटर बनने के बाद इसको चेंज नहीं कर पाते हैं, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ए यानी समानांतर पथ, बिल्कुल समानांतर पथ भी आपके पोल्स के हिसाब से ही पहले सेटअप हो जाते हैं। इसका ये भी कांस्टेंट बिल्कुल फिक्स वैल्यू रहने वाली है। तो फाइनली बचती क्या अपने पास दोस्तों? अपने पास 60 भी फिक्स वैल्यू है बिल्कुल। 60 भैया 60 तो हमेशा 60 रहेगा, ये 61 नहीं होगा ना, 62 होगा। ठीक है, तो 60 भी फिक्स रहने वाला है। बचता क्या है दोस्तों? EB/5। क्या बच रहा है? फाइनल ये बच रहा है ना, एन बराबर EB/5। देखिए एक एक चीज को देख लेना, कॉन्स्टेंट जो नियत वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यू, उनको हमने हटा दिया है। बाकी जो वेरिएबल होती हैं, यानी बैक ईएमएफ चेंज हो सकता है, फाई का मान हम चेंज कर सकते हैं करंट को कम ज्यादा करके। अब बचा क्या? तो फाइनली फॉर्मूला हमारे पास बचा दोस्तों एन इक्वल EB अपॉन दोस्तों क्या हो गया हमारा 5। अब देखिए ईबी को और हम ओपन करना चाहें, ईबी बैक ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल कैसे निकाल जाता है? V बराबर I इंटू आर होता है, बिल्कुल I इंटू आर होता है।
अब बैक ईएमएफ कहाँ मिलता है भैया, आर्मेचर, तो आर्मेचर का वोल्टेज होगा, आर्मेचर का करंट होगा। तो देखो दोस्तों फाइनली आपके सामने आ गया, ये हमारा बैक ईएमएफ जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब बैक ईएमएफ ये हमारा मतलब इस तरीके से हो जाएगा, मेन वोल्टेज माइनस, भैया आपको क्या निकालना है दोस्तों, बैक ईएमएफ हटाना है ना, तो ईबी सॉरी मेन वोल्टेज में से अगर जब हम आर्मेचर का करंट और आर्मेचर के रेजिस्टेंस यानी जो आर्मेचर के अंदर जो टोटल वोल्टेज बन रहा है उसको काट देंगे तो बैक ईएमएफ आपका मिल जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 5 और के इसके साथ नियतांक रह गया। ठीक है, के इसके साथ नियतांक रह गया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारे साथ सेटिस्फाइड कर पा रहा है। देखिए अगर मेन वोल्टेज में से हम आर्मेचर का करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके जो आर्मेचर में वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको काट दें तो ईबी बचता है, फाइनली बैक ईएमएफ बच जाएगा, और नीचे दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, के नियतांक रह गया, जो हमने हमारे जो हटाए ना नियतांक, जैसे कि आपने हटाया था ए और जेड भी हटाया था इसमें से। ठीक है, उन चीजों को हटाया है तो इसलिए वो नियतांक रह गया और फ्लक्स हमका चेंजेबल होता है, नीचे आया था, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल देखिए अच्छे से समझना, एक बार जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना। चलिए आगे चलते हैं 24 की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको कौन सा कथन सही है ये बताना है दोस्तों। ए देखिए दोस्तों क्या है कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, बिल्कुल होता है भैया, और यह फुल लोड का 5 गुना लेती है। सही है दोस्तों, सीरीज मोटर 5 गुना लेती है और शंट मोटर 1.5 लेती है, 1.5 गुना लेती है। चलिए बिल्कुल सही, पहली बात तो ओके हो चुकी है। आगे चलते हैं सेकंड के ऊपर कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार की, अरे भाई सही बात है, सीरीज फील्ड मोटर अपनी मोटे तार की होती है और कम लपेट की होती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ अगर शंट की बात की जाए तो इसके अपोजिट हो जाएगी, टर्न ज्यादा हो जाएंगे और वायर भी पतला हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों सी ऑप्शन की ओर, यानी पहला और दूसरा तो बिल्कुल अच्छा है, दोनों साथ दे रहे हैं, कथन सही है। आगे चलते हैं सी की ओर कि सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, बिल्कुल जब तो सीरीज मोटर कहते हैं उसे, कि जिसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोस्तों किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए। हाँ अगर सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर समांतर में होते, पैरेलल में होते, देन आपका ये शंट मोटर बन जाती, तो बिल्कुल सी ऑप्शन भी सही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों उपयुक्त आंसर बिल्कुल सही है सभी भाइयों का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हम चलते हैं 25 की ओर, कि फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसे होती है। देखिए जो आपके फील्ड होता है ना, उसका ध्रुवों पर जो टर्न होते हैं, यानी जो पोल्स के ऊपर टर्न लगाते हैं हम, ये पोल है हमारे, मान लीजिए 2 पोल है, इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग करेंगे। अब इसके टर्न श्रेणी मोटर में कैसे होते हैं, शंट मोटर से ज्यादा होते हैं टर्न या कम हो जाते हैं, बिल्कुल जल्दी से बताना आपको। शंट मोटर फील्ड से अधिक हो जाएंगे, शंट से कम रहेंगे, नगण्य रहेंगे या शंट के बराबर रहेंगे। अभी जस्ट देखा ही था कि श्रेणी में टर्न कम होते हैं और शंट में ज्यादा होते हैं, तो शंट की अपेक्षा क्या हो जाएंगे दोस्तों, सीरीज में कम हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में कम होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, शंट फील्ड से कम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर सॉरी, क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए। तो दोस्तों क्या हो सकता है जल्दी से बताइए, सीरीज मोटर आपकी है, चल रही है, रनिंग में है, और आपकी उसकी फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट गई है, तो क्या ए मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या मोटर रुक जाएगी, या मोटर की दोस्तों घूर्णन गति थोड़ा कम हो जाएगी, या दोस्तों घूर्णन गति पर परिवर्तन हो जाएगी, यानी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट में चलने लगेगी। देखिए अगर डायग्राम बेस में हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मान सकते हैं कि ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हमारा आर्मेचर हो गया, क्योंकि भाई सीरीज की बात है तो 1-2 टर्न ही होंगे, यहाँ हम सप्लाई दे देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोड जोड़ देते हैं, एल लिख देते हैं लोड, तो ये बन गया जनरेटर। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों मोटर की, तो यहाँ लोड नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे सप्लाई, बस इतना सा अंतर है, बाकी सेम इन दोनों का दोस्तों क्या होता है, जो हमारा डायग्राम होता है सेम होता है। चलिए तो बात कर लेते हैं, ये तो हमारी वाइंडिंग हो गई, यहाँ पर आर्मेचर है, यहाँ से मान लो आपका प्लस करंट चला, ये आपका करंट यहाँ से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अगर मान लो बीच में से ये टूट गया तो आगे आर्मेचर को करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आर्मेचर को करंट नहीं मिलेगा तो मोटर क्या हो जाएगी दोस्तों, रुक जाएगी, तो फाइनली बिल्कुल सही है, ये रुक जाएगी। अगर यही बात शंट के लिए होती दोस्तों तो फील्ड गति सॉरी उसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, शंट के लिए बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ती है वो भी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए ये आपका शंट में समांतर में रहते हैं, आपको पता ही है। मान लीजिए आपने यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, सप्लाई दे रखी है, सप्लाई प्लस वाली यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ से चली, आपका ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ से टूट गया, तो आपको फील्ड में करंट जाएगा, नहीं जाएगा भैया, करंट को पूरा किस में जाएगा, आर्मेचर में। और जब आर्मेचर को ज्यादा करंट मिलेगा तो ये ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा, और ज्यादा घूमने की कोशिश करेगा तो दोस्तों स्पीड कैसे हो जाएगी, अति उत्तेजित हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो सीरीज और शंट दोनों कवर हो गई है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की ओर, कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं दोस्तों। चलो ए सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर उच्च गति होती है, यानी जब उसका टॉर्क निम्न होता है तो गति उच्च होती है, क्या ये चीज सही है। तो देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक
टॉर्क, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सीरीज मोटर का, टी समानुपाती आई स्क्वायर, ठीक है, आई ए स्क्वायर। यानी दोस्तों टॉर्क किसके समानुपाती होता है, आई स्क्वायर के, जो आर्मेचर में करंट होगा ना उसका स्क्वायर के। यानी आपका टॉर्क बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा। अभी ये क्या कह रहा है, अब इसके हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पहला बोल रहा है कि निम्न टॉर्क है, भैया आपने टॉर्क मान लो कि कम कर दिया, चलो हमने टॉर्क कम किया तो करंट भी कम हो जाएगा क्योंकि बराबर है ना बीच में। जब टॉर्क कम होगा करंट कम होगा, करंट कम होगा तो दोस्तों आपको पता है फ्लक्स भी कम बनेगा, और फ्लक्स कम बनता है तो आपको पता है ये घूर्णन गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, फ्लक्स कम होता है तो घूर्णन गति क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, ई बी इक्वल है दोस्तों फाई जेड एन फी। ये चारों चीज एक दूसरे के कंबाइंड यानी उसमें आ रही है, मल्टीप्लाई में है, तो एक चीज कम होगी तो दोस्तों दूसरी चीज बढ़ेगी। अभी बोल रहे थे हम फ्लक्स कम हो गया क्योंकि करंट कम हो गया, तो फ्लक्स कम हो गया तो बाकी सारी चीजें बढ़ जाएंगी, यानी घूर्णन गति इसकी बढ़ जाएगी। तो जेड और पी तो बिल्कुल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो घूर्णन गति ही बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए तो चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से घुमा फिरा के हमने इस चीज को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर लिया कि हमारा टी समानुपाती आई का स्क्वायर होता है। बस ये चीज थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों, आई ए का स्क्वायर हो जाता है। जबकि अगर संट होता तो ये स्क्वायर नहीं होता, फिर आई ए ही होता, मतलब स्क्वायर में नहीं चलता करंट, फिर नॉर्मल में ही चलता है टी समानुपाती आई ए। लेकिन ये सीरीज की बात हो रही है। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च हो जाती है। अब देखिए सीरीज मोटर में आपने लोड कम किया दोस्तों, आप कहते हैं कि जब सिंपल सी बात है कि जब लोड रहता है दोस्तों, लोड होता है ना, अगर लोड आपका कम है तो करंट भी मोटर क्या लेती है दोस्तों, कम लेती है ना। भाई लोड बढ़नी पड़ी तो करंट ज्यादा लेगी, अगर लोड आपने कम कर दिया तो करंट कम लेगी, करंट कम लेगी तो वही फ्लक्स उसके अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्लक्स कैसा जनरेट होगा, फ्लक्स भी कम होगा। और वही बात है कि फ्लक्स कम हो जाएगा तो घूर्णन गति तो बढ़नी ही बढ़नी है, तो ये चीज भी सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए आगे चलते हैं तीसरी टर्म्स की ओर कि डीसी, ठीक है ये डीसी यहाँ आ जाएगा है ना वहां की जगह, तो लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। अब ये तीसरी टर्म आ गई है कि भैया आपका लोड बढ़ा दिया आपने तो क्या टॉर्क बढ़ेगा। देखिए लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, अभी ये पढ़ रहे हैं ना हम, लोड बढ़ गया तो करंट तो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। अब करंट बढ़ गया तो अभी हमने देखा ये टी समानुपाती आई का स्क्वायर, आई ए का स्क्वायर, तो यानी आपका देखिए जब करंट बढ़ेगा ना तो टॉर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इक्वल में ये फॉर्मूला हमारे सामने। तो कुछ एक फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन करके हम ये तीनों चारों टर्म्स को सॉल्व किया और फाइनल हमारे पास डिसीजन आया कि ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। तो उपरोक्त सभी बहुत अच्छा, सभी भाइयों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड कर लेना, वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लेना, चीजें आपको क्लियर आ जाएगी। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा ले लेंगे। चलिए 28 की ओर आइए कि निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्ट के लिए उपयोग करती है। बड़ा सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। ए कंपाउंड मोटर, बी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सी निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्ट के लिए उपयोगी है। कोई सी भी ले लो, मतलब आपकी इच्छा हो जो सी, या डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। बहुत अच्छा, देखिए बड़ा सिंपल सा है और राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बिल्कुल बी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। बहुत अच्छा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, तो इसको याद कर लेना, लिफ्ट के अंदर हमेशा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को यूज लेंगे अगर डीसी की मोटर ले रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं 29 की ओर। एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा है, रेल के लिए पूछे जाते हैं और ज्यादातर आईटीआई वाले मेरे भाई तो बिल्कुल रेलवे से तो जुड़े होंगे, तैयारी इसी की कर रहे होंगे, तो सबको पता होगा कौन सी मोटर, ए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी, या दोस्तों बी डीसी शंट मोटर होगी, या सी डीसी सीरीज मोटर होगी, या दोस्तों पृथक उत्तेजित डीसी मोटर होने वाली है। बहुत अच्छा, शानदार, देखिए सभी का आंसर सही है, सी डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क और उच्च गति होती है इसकी, गति ज्यादा होने की वजह से दोस्तों क्या होती है इसकी, बहुत ज्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग में बहुत हाई कैपेसिटी होनी है, इसकी गति ज्यादा होने की वजह से हम इसको मोटर के कौन सा, इसकी मोटर को कहाँ यूज लेते हैं, रेल के इंजन के लिए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। वही है, चारों को हम एक बार वापस देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, चीजें समझ में आएगी बिल्कुल। ए देखिए सही है या गलत है, शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। बिल्कुल दोस्तों सही कहते हैं ना कि शंट के अंदर फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, तभी तो इसकी घूर्णन गति स्थिर रहती है। अगर फ्लक्स कम होगा तो घूर्णन गति ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि फ्लक्स ही फिक्स रहेगा। और हम कहते भी है ना शंट मोटर की घूर्णन गति कैसी रहती है, लगभग नियत रहती है। तो नियत रहने की, जब फ्लक्स की सॉरी घूर्णन गति नियत रहेगी तो फ्लक्स भी नियत रहेगा, तभी तो रहेगी। अगर इसमें कुछ ज्यादा कम ज्यादा आएगी तो ये ऑटोमेटिक कम ज्यादा होने लग जाएगा। तो राइट आंसर है बिल्कुल सॉरी बी। देखते हैं दोस्तों, शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनाई जाती है। बिल्कुल, अभी सीरीज वाले में देखा था कि उसकी कम लंबाई की थी, यानी उसकी लेंथ कम होती है,
पतले तार और मोटे तार उसमें यूज लेते हैं, तो शंट में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि फील्ड वाइंडिंग पतले तार और क्या अधिक टर्न होते हैं, तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस इसमें प्राप्त होता है, उसमें लो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में। चलिए तो बात बी भी सही है। आइए डी सी की ओर चलते हैं। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर व सप्लाई स्रोत दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। बिल्कुल अभी हमने डायग्राम बना के आपको दिखाया भी था कि इसमें आपका जो प्लस माइनस सप्लाई दे रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपका फील्ड वाइंडिंग, इसके साथ आपका आर्मेचर, तीनों ही दोस्तों किस क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो तीनों ही पैरेलल में होते हैं। अगर यहां आपको पता ही है सप्लाई की जगह लोड लिख देंगे तो यह बन जाएगा शंट जनरेटर, लेकिन अभी सप्लाई दे रखी है इसलिए शंट मोटर है। ठीक है, तो राइट आंसर सी भी हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं उपयुक्त सभी और सभी का सही भी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, कुछ भी हो, तो आप उसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, हम वहां आपका पूरा पूरा रिप्लाई देंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो रिपीट कर सकते हैं, वीडियो आपके पास ही रहने वाली है। वीडियो यदि पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर लेके जाना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी क्लासेस ऐसे ही रहने वाली है, कंटिन्यू रहने वाली है, और आपको पता ही होगा कि क्लासेस मंडे टू फ्राइडे अपनी चलने वाली है। तो ओके, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।